A very good morning everyone. This is Ram sir. Welcome to you all in Varna Academy. Today I'm going to start a new and very important for especially for 1 mark or 2 marks, okay, that is azeotropes. I'm running with the solution chapter. Hope everybody is knowing, है ना. Videos तो continuously नहीं आ पा रहे because of compact schedule, and I will try my best as much as possible. But please, your support is also equally important. Still, I'm not getting the support as per the expectation. So let's start this lecture with the new hope, with the new content, positively. Okay? And the topic is, कौन सा topic है भैया आज? Azeotropes. ठीक है? आज का topic है azeotropes. Azeotropes या इसको कुछ और भी कहते हैं, constant boiling मिक्सचर भी बोला जाता है, और इस नाम से पूछा गया है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. और भी कुछ कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इस नाम से भी ये पूछा गया है. ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें सेम है. ठीक है, पेन कॉपी के साथ बैठे, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलता है, लेकिन पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो नोट भी करते चलेंगे तो चीज़ें लर्न होती चलेंगी. ठीक है, आसानी से सीख जाओगे. तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान दो, इसकी कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. कंप्लीट डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख के आना है. ठीक है, क्या होता है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर? ये लिक्विड मिक्सचर है, अ लिक्विड मिक्सचर, और सोल्यूशन भी बोल सकते हो, इन विच अ लिक्विड मिक्सचर और सोल्यूशन विच हैव सेम composition in vapor phase or in liquid phase या liquid state और vapor state में या vapor phase में composition सेम होना चाहिए. ठीक है, इस solution का, इस mixture का, ये पहला प्रॉपर्टी है. दूसरा, boil at constant temperature. इनको क्या किया जाता है? एक ही टेम्परेचर पे बॉयल किया जाता है, ये दूसरा है. और थर्ड क्या है ना, देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी है. सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, क्लियर. दूसरा क्या है? बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तीसरा क्या है? कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अगर ये तीनों आपने ऐड कर दिया डेफिनेशन में बच्चों, तो ये पूरा आपका डिफाइन हो जाएगा. तो आप लिख लीजिएगा अ लिक्विड मिक्सचर which have a liquid mixture which have same composition, ठीक है, which have same composition in liquid and vapor phase, boil at constant temperature and components of this mixture components of this mixture cannot be separated. बेटा परफेक्ट डेफिनेशन लिख रहे हो आप, cannot be separated by fractional distillation. फ्रैक्शनल सब बता रहे हैं एक एक करके, है ना. फ्रैक्शनल
distillation, fractional cannot be separated by fractional distillation method is known as क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप्स या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या फिर, ठीक है, या फिर बोलो भाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नोट करिएगा। चलिए, हो गया। A liquid mixture which have same composition in liquid and vapor phase boil at constant temperature and their components या components of this mixture cannot be separated by fractional distillation, okay, method is known as एजियोट्रॉप्स और constant boiling mixture, और या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोल सकते हैं। ध्यान दो, आपको पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है। जब जैसे सपोज करो दो कंपोनेंट मिक्स हुए आपस में, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो आप जैसे हम बात करें एल्कोहल वाटर, एल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ्रैक्शनल में और क्लोज होता है, ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो आप जब उनको हीट करना स्टार्ट करोगे तो जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट पहले होगा वो पहले आपका क्या होने लगेगा, वेपराइज होने लगेगा, और उसको क्या करो, अलग कंटेनर में कंडेंस करके कलेक्ट कर लो। और जो जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा वो बाद में कंडेंस होकर के मतलब कि आपका वेपराइज होकर के दूसरे कंटेनर में कंडेंस होकर कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये आपका आसानी से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऐसे दो कंपोनेंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है बट वो क्लोज होता है, तो वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगता है ना, कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में। पहले हीट, बॉइलिंग पॉइंट आया, वेपराइज, फिर ये कंडेंस कर लिए जाते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे खासियत क्या है, कंपोजिशन सेम होने की वजह से, कंपोजिशन मतलब जिससे वो मिलके बना हुआ है, मतलब जैसे सोल्यूशन में आपका सोल्यूट सॉल्वेंट, ठीक, एग्जैक्टली। तो जब कंपोजिशन वेपर फेज में भी सेम है और वही सेम आपका लिक्विड फेज में भी है, तो ध्यान दो वो किस पे किए जाते हैं, एक ही टेम्परेचर पे बॉयल किए जाते हैं, इसीलिए तो इनको कहा जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक। तो ये अगर एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो जा रहे हैं, है ना, क्या लिखा है, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो भैया जब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं रहा, यानी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ही नहीं रहा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप कैसे सेपरेट करोगे। आप हीट करोगे, एक टेम्परेचर पे दोनों कंपोनेंट आपके वेपराइज होने लगे, दोनों ही कंडेंस होने लगे, तो फिर से कहानी वही बनी। तो जब तक आपका यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा तभी टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, तब तक वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई कि नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। चलिए, आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहां पे है टू टाइप्स। चलिए, सबसे पहला है बेटा आपका, हाँ, टू टाइप्स। सबसे पहला है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, और सेकेंड है बेटा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। नोट कर लीजिएगा। चलिए, नोट हो गया। चलिए, अब हम बढ़ते हैं, पहला इसमें एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट वन विच इज मिनिमम
मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ओके, ठीक है। अरे क्या लिख दिया, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ठीक है। अब ध्यान दो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, थोड़ा सा यूज करो दिमाग कि इसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा कि हाई होगा। मिनिमम बॉइलिंग मतलब जल्दी से बॉयल हो जा रहे हैं, यानी वेपर प्रेशर हाई होगा। और वेपर प्रेशर हाई होता है तो राउल्ट्स लॉ का कौन सा डेविएशन, यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो राउल्ट्स लॉ का है, वो नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन का वेपर प्रेशर हाई होता है कि नेगेटिव का? ऑब्वियसली पॉजिटिव का। ठीक, तो आप लिखिएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैविंग, लिख लो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैविंग हाई वेपर प्रेशर, है ना, देन द अदर कंपोनेंट्स, बट इतना आप लिख दो काफी है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैविंग हाई वेपर प्रेशर and is formed by non-ideal solution, and is formed by non-ideal solution showing positive deviation, deviation is known as क्या बोलेंगे बेटा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैविंग हाई वेपर प्रेशर एंड इज फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। देखो पॉजिटिव में ही वेपर प्रेशर हाई होता है, तो हाई वेपर प्रेशर वाला कौन बनाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। यहीं पे उल्टा कर दे, मैक्सिमम की बात कर ले तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में कौन आता है, ध्यान दो, 95% एथेनॉल सोल्यूशन, ये लगभग इस कैटेगरी में आता है, यानी 95% एथेनॉल और 5% वाटर। जब इसको आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो क्या होता है, ध्यान दो, इनका कंपोजिशन भी, चाहे वो लिक्विड स्टेट में देखोगे वाटर और एथेनॉल का, चाहे आप वेपर स्टेट में देखोगे, लगभग बराबर होगा। तो वो जो कंडीशन को कौन फॉलो करता है, वो 95 एक्सपेरिमेंटली देखा गया है करके, 95% एथेनॉल सोल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। ठीक, यानी इस समय वाटर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट नहीं होगा, एक ही टेम्परेचर होगा, सेम कंपोजिशन होगा। और इनको अब 95% एथेनॉल सोल्यूशन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेम बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और एक आध एग्जांपल लिख दूं, लगभग आपका एक एग्जांपल और हो सकता है, 74.6 या 4 कुछ भी, ठीक है, 74.6% के आसपास एन प्रोपेनॉल सोल्यूशन भी होता है, एन प्रोपेनॉल सोल्यूशन, ये भी लगभग आपका जो है मतलब एजियोट्रॉप्स में आता है ये भी। ठीक है ना, तो ये दो एग्जांपल आपके एनफ रहेंगे। ये आता है एग्जांपल, याद रखिएगा एमसीक्यू वगैरह में, कि इसमें से कौन सा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं, ये पहला हो गया। सेकंड की बात करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ठीक है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स में क्या आएगी कहानी, ये भी सिंपल होगा। मुझे लगता है आप ये कर ले जाओगे खुद से डेफिनेशन, मैं लिख दूं जल्दी से। एजियोट्रॉपिक
मिक्सचर हैविंग लो, हाँ ध्यान दो, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम का मतलब काफी टेम्परेचर देने के बाद वो हीट हो, मतलब कि आपका वेपर क्रिएट कर रहा है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैविंग, बोलो भाई क्या हो जाएगा, लेस वेपर प्रेशर and is formed by okay, Raoult's law of non-ideal solution showing negative deviation, formed by non-ideal, ये तो अंडरस्टूड, ये इससे पहले बता ही चुके हैं, non-ideal solution, बोलो भाई वेपर प्रेशर कम है तो नेगेटिव डेविएशन, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन is known as maximum boiling point एजियोट्रॉप्स, ठीक है बच्चों, लिख लो। अब भाई हाँ ठीक है, अब आई बारी किसकी भाई, एग्जाम्पल की। सर एग्जाम्पल्स प्लीज ध्यान दो, इसको कौन फॉलो करता है, 68% HNO3, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी HNO3 वाटर के साथ। अच्छा 68% समझ पा रहे हो ना, यानी 68 ग्राम आपका हो गया HNO3, बाकी का 32 ग्राम कौन हो गया, वाटर हो गया। नेक्स्ट आइए, इनकी भी कहानी सेम है, बट हाँ और ध्यान दो, HCl में तो और अच्छी बॉन्डिंग है ना, HCl तो क्या हो जाएगा 20.2% ऑफ HCl भी आता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिए हैं, ठीक है। 20.2% ऑफ HCl सोल्यूशन, 68% ऑफ HNO3 सोल्यूशन। तो प्लीज इसको नोट, आई थिंक नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहां पे आपका सोल्यूशन का है ना एक मेजर पोर्शन खत्म हुआ। अब आपका सेकंड पोर्शन है बेटा, क्या कहते हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। इंटेक्स क्वेश्चन भी लगवा देंगे सारे और एक्सरसाइज भी लगवा देंगे, ठीक, बिल्कुल। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सीरियस होके पढ़ा रहे बच्चों हाँ मैं भूल जाता हूँ, सोचता हूँ कि हाँ ये तो कैमरे के सामने हो, बट हमारे बच्चे भी तो बैठे हैं, ठीक है। तो भाई देखो, एंजॉय करके पढ़ो पढ़ाई को, कभी भी प्रेशर लेकर के पढ़ोगे तो फिर नहीं मज़ा आएगा, है ना। देखो एंजॉय करने का मतलब, बच्चे सोचते हैं सर एंजॉय कैसे करें, पढ़ाई कैसे एंजॉय, दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं हो रहे हैं। ध्यान दो, जब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट आता है ना, तो जब कहीं भी अगर इंटरेस्ट क्रिएट कैसे होता है, ठीक, तो ध्यान दो, कुछ दिन तो ज़बरदस्ती बैठना पड़ता है, विश्वास मानिए, कुछ दिन ज़बरदस्ती बैठना पड़ता है। और जब आप ज़बरदस्ती कुछ दिन बैठ जाते हो तो ऑटोमेटिकली लगता है यार इतना मैंने समय दिया तो ये चीज़ तो मुझे आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए। तो वो ग्रेजुअली करके जैसे आप भागोगे तो फिर इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो कुछ दिन आप इतना फॉलो करो, ज़बरदस्ती बैठो कुछ दिन, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपका बैठना ही, पहले तो बैठने की स्टेमिना तो क्रिएट करो, ठीक। कोई भी चीज़ जैसे मैंने पढ़ाया, अभी मैंने एजियोट्रॉप्स पढ़ाया, सबको समझ में आया ना, ये 3 चीज़ सर ने क्या बताया था। बाय द वे आपने पूछा अपने दिमाग से और भूल गए, और उस समय क्या होगा, अगर आप खोल के देखते हो तो बड़ी जल्दी से याद हो जाता है, वो आपका इंटरेस्ट है, यही है इंटरेस्ट। तीनों चीज़ें क्या हैं कि सर ने कहा है कि कंपोजिशन जो होता है कंपोनेंट्स का वो सेम होता है लिक्विड और वेपर फेज में, पहला है ना, वही तो एजियोट्रॉप है, और जिनको कांस्टेंट बॉइलिंग एक ही टेम्परेचर पे बॉयल किया जाता है कंपोनेंट्स को, वो आपका है। और तीसरा, इनके कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। यही तीनों मिलकर के क्या, अगर जिस मिक्सचर के पास ये तीनों प्रॉपर्टी है वही एजियोट्रॉप है। इसमें मिनिमम पढ़ा, मैक्सिमम पढ़ा। मिनिमम में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बोलो हाई होगा, और इट इज फॉर्म बाय नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग
पॉजिटिव डेविएशन, तभी तो वेपर प्रेशर हाई होगा। और वही वाइस वर्सा हम लोगों ने पढ़ लिया मिनिमम में, सॉरी मैक्सिमम में, जहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हुआ, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में कम हो गया वेपर प्रेशर। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा आज। तो आई होप अब इसको आप तैयार करोगे ना तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आपका कौन सा है बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। राइट डाउन एवरीवन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम बात करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होता क्या है, ये देखो सॉल्यूशन की ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक, और ध्यान दो, ये नेचर का इंडिपेंडेंट होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक, तो लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है ना, which depends on number of, स्मॉल में लिखता हूं, which depends on number of solute particles, okay, which depends on number of solute particles and irrespective of nature of solute, is known as colligative properties, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब ध्यान दो हम लोग, ठीक है बिल्कुल, इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नोट करिए। चलिए ध्यान दीजिए, एक चीज हम लोग क्या है, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, इस सोल्यूशन में भी बहुत दिन से पढ़ रहे हैं ना, क्या कि जब जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होता है वो सॉलिड होता है, जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आप ऐड करते हो सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, तो वो सोल्यूशन बन जाता। आपने पढ़ा ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सोल्यूशन वेपर प्रेशर। तो ध्यान दो यहाँ पे, वेपर प्रेशर जो डिक्रीज हो रहा है ऑन कंटिन्यूसली एडिशन ऑफ या ऑन कंटिन्यूस एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी जो है, इसको रिलेट करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। ये जो फीचर आपको नजर आ रहा है कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो किसी सॉल्वेंट में तो क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या है, इनसे रिलेटेड है। तो आप कौन कौन सा है वो ध्यान दो। ठीक है ना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान दो, विच ऑल ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट। आई रिपीट, all the 4 properties, all of them are associated with decrease in vapor pressure, okay, on addition of non volatile solute into the solvent। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो इससे रिलेट है भाई, ये तो आपको पता है ना, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालते हो तो लेस नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं सोल्यूशन में वेपराइज होने के लिए, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। राइट, समझ में आ रहा है ना। अरे भैया, जो आपका सोल्यूशन होता है उसका जो होता है वेपर प्रेशर वो कम होता है, क्योंकि इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या होता है, कुछ सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल फॉर वेपराइजेशन। ठीक, या वेपर पार्टिकल्स आर अवेलेबल, आप कह सकते हो, फॉर वेपराइजेशन। वेपर ही तो उड़ेंगे। तो ध्यान दो कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं जो एसोसिएटेड हैं विद द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट। लेट्स चेक बेटा। सबसे पहला है आपका रिलेटिव
lowering, relative lowering in vapor pressure, vapor pressure. सेकेंड है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख लीजिएगा सारा, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब उसी से है रिलेटेड. थर्ड, डिप्रेशन इन, सब कहानी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में डालने से हो रहा है, और सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसीलिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, करेंगे कि नहीं. जितना ज़्यादा आप सोल्यूट डालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डालोगे, आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा बोलो, डिक्रीज करेगा. तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स डालने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रभावित हो रही है ना. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है. अब ये कौन है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, इससे मैटर नहीं है. तो यानी नेचर का इर्रेस्पेक्टिव होगा, यानी नेचर का इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर क्या होगा, डिपेंड करेगा. भयंकर, भयंकर मतलब अच्छी तरीके से, ठीक है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, बिल्कुल. ऑस्मोटिक प्रेशर. अब यहां पे आपको दो फॉर्मूले हम बताएंगे, यहां पे हम आपको दो फॉर्मूले बताएंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है. हम दो यहां पे आपको जो है रिलेशन बताएंगे. ध्यान दो, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है जिसको हम सीपी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, ये चारों प्रॉपर्टीज आपको एक बार फिर से बोल देता हूं. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP के नाम से जाना जाता है. एलिवेशन इन BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर. बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहां से एग्जाम में हर हाल में आता है और हम हर हाल में नंबर अच्छा भी लाएंगे, ठीक है. ध्यान दो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं. ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की ये डायरेक्टली होता है. और ध्यान दो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, या ऑफ सोल्यूट कर लो, ठीक. सोल्यूट के मोलर मास के ये इनवर्सली होता है और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली होता है. तो ये तो यहां से समझ में आ रहा है क्यों डायरेक्टली है, क्योंकि ये डिपेंड ही कर रहा है उसके ऊपर, है ना. सोल्यूट पार्टिकल जितना बढ़ाओगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो ये सारा ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो कहानी इन सब में, सोल्यूट पार्टिकल आप बढ़ाओगे तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. तो ये सब क्या होंगे, ज़्यादा होंगे जितना ज़्यादा आप सोल्यूट बढ़ाओगे. इसलिए क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली होती है. अब बात आता है कि सर ये यूनिवर्सली मोलर मास के कैसे है. तो ध्यान दो, एक एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाऊं. फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, ये NaCl है. ध्यान दो, NaCl की बात करें तो सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5. ये हो जाएगा आपका 0.5 और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना. 58.5 सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ये आया. ये मोलर मास है, ये मोलर मास या आप फॉर्मल मास भी बोल सकते हो, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है NaCl का. और ये डिसोसिएट होकर के क्या देता है बोलो, Na प्लस Cl माइनस. ये 35.5 हो गया और ये 23 हो गया. आप मुझे बताओ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या हुए डिसोसिएट होने के बाद. नंबर यहां पे सोल्यूट पार्टिकल कितना है 1, केवल 1 ही तो है, एज अ होल है. और यहां पे सोल्यूट पार्टिकल 1 यहां पे है, 1 यहां पे है. तो ओवरऑल कितने हैं सोल्यूट पार्टिकल 2. लेकिन ध्यान दो 1 के रिस्पेक्ट में मोलर मास यहां पे कितना है 58.5, और यहां पे 1 के रिस्पेक्ट में किसी एक को उठाओ, कम हो गया कि नहीं हो गया. तो ध्यान दो एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहां पे पार्टिकल्स जब बढ़ते हैं मोलर मास उसका घटता है. जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके बढ़ेंगे उसी से डिसोसिएट होकर के टूट रहे हैं. मतलब आपका जो है जो मेन आपका है, देखो यहां 1 के रिस्पेक्ट में 58.5 है. देखो मोलर मास कम हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े, तो पार्टिकल्स बढ़ने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुई, बढ़ी. और मोलर मास घटा तब पर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी. ध्यान दो मोलर, अगर यहीं पे मैं उल्टा कर दूं,
एसोसिएशन कर दूं, जैसे दो, अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, CH3COOH, ठीक, ये दो है और ये हो गया आपका CH3COOH का होल ट्वाइस, ठीक, ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, 2 मोल से 1 मोल हो गया। सोल्यूट पार्टिकल क्या हुआ, इसका कितना हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है, 12 हो जाएगा +4 +12 +16 32, ठीक है, इतना ही होगा ना भाई। देखो 12 4 16, 16 10, 26 2 28 और ये आपका हो गया 30 होगा, ठीक है, मतलब ये आपका 60 हो गया, ठीक है, 60। तो ये देखो 60 और यहाँ पे 2 मोल है, तो 60 इंटू क्या हो जाएगा, ध्यान दो 2, 60 इंटू 2 120 हो गया। तो 2 मोल से 1 मोल हो गया, 2 मोल से 1 मोल हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, घट गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गई और मोलर मास बढ़ गया, ठीक। तो ध्यान दो, इनका इन्वर्सली कहानी आएगा। ये तो मैंने 2 मोल लिया है, यहाँ मोल के टर्म में आपको समझ में, क्योंकि इसका भी आप मास जब निकालोगे तो लगभग बराबर आ जाएगा। तो यहाँ मोलर मास का टर्म नहीं जा रहा है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का टर्म जा रहा है। डिसोसिएशन पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, एसोसिएशन पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटते हैं। तो एसोसिएशन पे जब घटेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, वहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी और डिसोसिएशन पे बढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो डिसोसिएशन पे मोलर मास घटता है, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, ठीक। यहाँ तो दोनों का, क्योंकि मोल दोनों, देखो भाई ओवरऑल तो होल ट्वाइस है ना, तो ट्वाइस कर दोगे तो बराबर आ जाएगा। यहाँ मोलर मास का टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का टर्म आ रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये दोनों चीज समझ में आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो भी मैंने पढ़ाया सबको समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका 1 बाय 1 हम एक एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज बड़ा है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे, तो हम लोग इसको अलग लेक्चर में कवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।